बालाजी क्लासेस इन हिंदी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 12th स्टैंडर्ड की बालाजी की फर्स्ट बुक एनसीईआरटी की, या हम लोग कह सकते हैं बालाजी की बुक्स एनसीईआरटी की, जिनमें हम लोग 6 यूनिट की बात करेंगे, जो है यूनिट 6। यूनिट 6 की बात करेंगे। यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन। क्या है भैया? रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग बोलते क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं जनन। और इसी रिप्रोडक्शन और इसी जनन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जनन जो जिसका नाम हमने पढ़ रहे थे अभी, रिप्रोडक्शन। इसी रिप्रोडक्शन और इसी जनन में हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं और फर्स्ट चैप्टर्स है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है इसका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और थर्ड है इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवों में जनन। क्या बोलेंगे भैया? जीवों में जनन। और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं पुष्पीय पौधों में जनन की बात करते हैं। और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन जिसे बोलते हैं। मानव जनन। और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं। और ये 4 चैप्टर्स हैं जिसे यूनिट 6 में हमें पढ़नी है, रिप्रोडक्शन जनन। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इन यूनिट्स को 6 यूनिट को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं। हमें पढ़ना जब भी है तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन, या हम कह सकते हैं गागर में सागर है, तो गागर में सागर को ही पढ़ना मस्ट है। इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये वीडियो देखने के बाद भी आप एनसीईआरटी पढ़िए, और पहले भी एनसीईआरटी पढ़कर हमारी वीडियो देखिए। तो हम लोग प्योरली पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम थोड़ी एनसीईआरटी के इधर उधर भी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अंडरलाइनिंग को बेहद पढ़ेंगे, हम अंडरलाइनिंग करते रहेंगे। और हम वीडियो देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास एनसीईआरटी बुक हो, और उसी एनसीईआरटी बुक पर जो पॉइंट्स हमें मिलती है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलती है, जो पॉइंट्स हमें बताई जाती है, उसे आप लोग ठीक है नोट भी करते रहिए और उसे मेंशन भी करते रहिए। और एनसीईआरटी मस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक में पढ़ने से पहले चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी एक फिगर बना हुआ है, फोटो बना हुआ भाई साहब का, जो जिनको हम लोग जयपुर राजस्थान में पंचमदा के नाम से जानते थे, वो बाद में हो गए पंचानन माहेश्वरी। हम उन्हीं पंचानन माहेश्वरी की बात कर रहे हैं कि आखिरकार पंचानन माहेश्वरी कौन थे। पंचानन माहेश्वरी की बात कर रहे थे तो पंचानन माहेश्वरी इंडियन एम्ब्रियोलॉजी थे, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, जिन्हें हम लोग कहते थे पंचमदा, और उन्हीं को बाद में हम लोग कहने लगे पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी जो डीएससी डिग्री लिए थे, डिप्लोमा ऑफ साइंस इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लिए थे, इलाहाबाद से लिए थे। फिर वो क्या है अमेरिका में चले गए, और उन्होंने क्या है डॉक्टर डब्ल्यू डटगॉन के अमेरिकन हम लोग कह सकते हैं मिशनरी के रूप में वो काम कर रहे थे। और वह एक बॉटनिस्ट थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के ठीक है जाने माने वनस्पति शास्त्रीय थे।
तो हम पृथ्वी शास्त्री की बात करें, 1904 नवंबर 1904 जयपुर राजस्थान में लिए थे जन्म, और 1966 में, ठीक है, हम लोगों को छोड़कर इस बॉटनी का एक बड़ी सी ब्रॉड एम्ब्रियोलॉजी की पार्ट को बताकर, चीजों को बताकर वह चल दिए, ठीक है। और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया, ठीक है। मार्फोलॉजी पर भी उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। सब DW की जो साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट मिशनरी हुआ करती थी, उन्होंने वर्क किया था, ठीक है। और ये इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी थे। और सबसे पहले 1964 ईस्वी में सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को की आइडियाज दिया कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक ऐसी बुक चलनी चाहिए, जिसके लिए बात किया। और एनसीईआरटी बुक को पब्लिश कराने का काम 1964 में, ठीक है, पंचानन माहेश्वरी के प्रेजेंस में हुआ, या हम लोग कह सकते हैं पंचानन माहेश्वरी का श्रेय रहा, जिसके हम लोग एनसीईआरटी की बुक जो आज हम लोग के हाथों में है उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आप लोग लीजिए, पढ़िए। और हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। इन सारी बातों के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसमें सबसे पहली बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग शुरू करते हैं, उनमें एक बोल्ड राइटिंग आती है, लाइफ स्पान। एक बोल्ड राइटिंग आई है जिसका नाम था लाइफ स्पान। तो हम लाइफ स्पान को पढ़ते हैं जीवन अवधि। क्या पढ़ते हैं? जीवन अवधि। आपको मिलेगा जीवन काल या जीवन अवधि। तो इस जीवन अवधि पर अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। लाइफ स्पान क्या हुआ करती है? जन्म से वास्तविक, या हम लोग कहें जन्म से प्राकृतिक मृत्यु की बात करेंगे, ठीक है। बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टिल टू द नेचुरल डेथ, इट इज नोन एज लाइफ स्पान। और इन लाइफ स्पान के अंदर 4 कैटेरियाज होनी चाहिए। और जो हम बात करते कैटेरिया, 4 कैटेगरीज की बात करते हैं या 4 स्टेजेस की बात करते थे, उन 4 स्टेजेस में हम लोग एक स्टेजेस को और बढ़ाकर हम लोग 5 स्टेजेस की बात करें। ये 5 स्टेजेस क्या हुआ करते थे? लाइफ स्पान का मतलब था जन्म से प्राकृतिक मृत्यु का समय। और प्रत्येक जीव पूरी तरह से जन्म लेने के बाद, या हम लोग का जन्म लेने के बाद कभी न कभी उनकी मृत्यु हुआ ही करती है। ये जैसे हम लोग कहते हैं मृत्यु एक अंतिम सत्य है, तो इसकी बात करते हैं कि अंतिम सत्य में जन्म एक अंतिम सत्य है, इसकी बात हम लोग कहेंगे, ठीक है। और मृत्यु भी अंतिम सत्य है, अरे सॉरी फॉर दैट, मृत्यु एक अंतिम सत्य है, तो हम इसकी बात करेंगे, मृत्यु एक अंतिम सत्य है। तो सभी जीवों का लास्ट में मृत्यु होना है, तो प्राकृतिक मृत्यु की बात करेंगे। और प्राकृतिक मृत्यु के आने से पहले 4 स्टेजेस हुआ करती है, आप कह सकते हैं कि 5 स्टेजेस हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो देखिए, एक शिशु अवस्था हुआ करती थी, दूसरा हम लोग कहेंगे बाल्यावस्था की बात करेंगे, और तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे जो 12 साल और क्या है 12 साल से स्टार्ट होती है और 18 साल की एज की बात करेंगे, वह जो होते हैं किशोरावस्था कहते हैं, या हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस की बात करेंगे। और उसके बाद वाली जो स्टेजेस हुआ करती है उसे हम लोग कहते थे एडल्ट की बात करेंगे, वयस्क की बात करेंगे, ठीक है, वयस्क कहेंगे, या हम लोग कहेंगे युवावस्था की बात कर रहे थे। और उसके बाद वाली जो अवस्था होगी उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। तो ये सारे स्टेजेस, या हम कहें ये सारे चरण को होने के बाद जब मृत्यु आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। एक्सीडेंटल मृत्यु, अगर किसी डिजीज के कारण मृत्यु हो जाती है उसे हम एक्सीडेंटल मृत्यु कहते हैं, आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीडेंट से हो गई, कभी दुर्घटना कोई घट जाती है, ठीक है, किसी आपदा के कारण जब हो जाती है, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग कहते हैं कि वो एक ऐसी थी प्राकृतिक मृत्यु के रूप में हम लोग उसे बात नहीं कर पाते थे, उससे हम एक्सीडेंटल मृत्यु के बारे में बात करते थे। तो सभी जीवों का एक दिन न एक दिन हुआ करता है, और सभी जीवों की, पर्टिकुलर जीवों की, सभी जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं उनका एक लाइफ स्पान हुआ करता है। और हम किसी भी जीव की साइज को देखकर हमें नहीं कह सकते हैं, या उसकी मार्फोलॉजी को देखकर हम नहीं कह सकते उसकी लाइफ स्पान कितनी है। जैसे जस्ट लाइक एनसीईआरटी में पैरट्स एंड क्रोज की बात किया है। अगर पैरट्स एंड क्रो की बात करते हैं तो जो क्रो हुआ करता है एनसीईआरटी में दिया गया भैया, क्रो जो हुआ करता था वह 15 ईयर दिया गया है। और पैरट की बात करेंगे, पैरट जो हुआ करती है, पैरट्स जो हुआ करती है, उनकी जो हम लोग बात करेंगे 140
ईयर्स की बात करेंगे, ये लाइफ स्पान उनकी है। तो इन दोनों की लाइफ स्पान की बात करें, अगर शेप की बात करें तो नियर अबाउट सेम शेप हुआ करते, बट उनकी जो बात करेंगे हम लाइफ स्पान की तो डिफरेंट हुआ करते हैं। अगर हम एनसीईआरटी में दूसरा मेंशन किया गया है मैंगोज एंड, ठीक है, पीपल की बात किया गया है, फाइकस रेलिगोसा की बात किया गया है, तो हम लोग बात करेंगे पीपल की, मैंजीफेरा इंडिका की बात करेंगे, और पीपल्स की बात करेंगे, फाइकस रेलिगोसा की बात करेंगे। इन दो स्पीसीज की बात हम लोग कर रहे थे, दो अलग अलग ट्रीज की बात कर रहे थे। इन ट्रीज की जो शेप हुआ करती है, मार्फोलॉजी जो था सिमिलर होने के कारण भी उनकी जो लाइफ स्पान थी डिफरेंट थी। जैसे कि हम लोग बात करें मैंगो की बात करेंगे, जो मैंगो ट्री था, इनका जो लाइफ स्पान था 200 इयर्स के नियर अबाउट था। और हम लोग बात करें किसकी, पीपल्स की बात करेंगे, पीपल ट्री की बात करेंगे, इनका लाइफ स्पान 2500 ईयर के नियर अबाउट था। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये डिफरेंट स्पीसीज की शेप मॉर्फोलॉजी सेम होने के साथ साथ भी, या हम लोग सिमिलर टू देखने के बावजूद भी वो उनके क्या थे, लाइफ स्पान क्या थे, डिफरेंट हुआ करते थे। इन बातों की पुष्टि करते लाइफ स्पान से बात करते हैं। तो इस वीडियो में हमने लाइफ स्पान के बारे में आपको बताने की भरपूर कोशिश किया कि आखिरकार एनसीईआरटी में लाइफ स्पान के बारे में जो बात किया गया है वह क्या बताने की कोशिश किया गया है। दूसरी बात कहा है कि कोई भी जीव अमृत को नहीं है, या अमृत तो नहीं है, कभी न कभी उसकी मृत्यु हुआ करती है, इसलिए हम उसे कहेंगे उसकी नेचुरल डेथ होगी या उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। इस सारी बातों को हम लोग बताएंगे। तो नेचुरल डेथ की बात करेंगे या हम लोग आकस्मिक मृत्यु की बात करेंगे, तो कभी न कभी उसकी मृत्यु हुआ करती है। केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म जो हुआ करते हैं उनका कभी न कभी डेथ हुआ करती है, और उनका एक न एक कुछ न कुछ लाइफ स्पान हुआ करता है, जो एनसीईआरटी में आपको सम स्पीसीज के बारे में लाइफ स्पान दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो इमॉर्टल है, जैसे हम लोग कहें जो अमृत को प्रदान है। कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो अमृत को प्रदान है। आपको यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रही है तो उसको आप लोग हमको लाइक एंड कमेंट्स करके हमको आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो फास्ट लगी। ठीक है, जनरली आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक लेकर पढ़िए। हम एनसीईआरटी की लाइन को आपको बोलेंगे और उसी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस आप जब पेज खोलेंगे तो फर्स्ट पेज में जितनी बातें हमने बताया वो फर्स्ट पेज में ही आपको मिलेंगी, और सेकेंड पेज जैसे ही आप ओपन करते हैं तो